8। तो 1 to 8 जो है इसके अंदर जो आंसर होता था, आप बताओ 1 to 8 में क्या आंसर होता था? 3/4 होता था शायद। 1 to 8 फेस डायगोनल भाई, नहीं, ये ध्यान दीजिए 1 to 8 1 पॉइंट एंड 8 पॉइंट। फेस डायगोनल जो है ना, फेस डायगोनल जो था उसका आंसर 3/4 आ रहा था। और जो ओहो ठीक है, चक्कर हो रहा है। नहीं, इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 24 है ना, इसके मैं सारे पॉइंट्स बना के बताऊँ आपको। ये आंसर जो है ना वो गलती से लिख दिया गया होगा, कुछ गड़बड़। ये है ना 1 से 5 लेना है, ध्यान दो। सॉरी, मैं इनके नंबरिंग कर रहा हूँ और मैं इसका एक्यूरेट आंसर दे रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 ये गलती लिखा हुआ है इसके अंदर, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए सॉल्यूशन करवाया हुआ आपको 1 2 3 4 राइट, और नीचे है 5 6 7 8। आप लोग देखिए फेस डायगोनल, एक तो बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल 0.17 है ना, इसके बीच में 5/6 आ रहा है। लेकिन जो 0.18 है और 0.13, इन दोनों का जो आंसर है वो 3/4 आ रहा है। और जो 1.5 है, 1.5 एंड 1.37, इनका आंसर जो है 7/12 आ रहा है। अच्छा, अब मैं एक बात सभी बच्चों से पूछना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो सवाल है 24, अगर आप लोग 2-4 बच्चे कहोगे कि हाँ सर दोबारा बताइए, तो मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा अभी भी। हाँ यस, अगर आप लोग पूरा सॉल्व करना चाहते हैं बोलिए कि यस सर हम पूरा सॉल्व करवाना चाहते हैं अभी, है ना, तो मैं करा दूंगा, है ना। वैसे एक बार करवा दिया फिर दोबारा करा दूंगा। चलो कौन कौन बोलना चाहता है? अभी कुमार, अभी नहीं है क्या? अभी नहीं है ना, अभी नहीं है, ठीक है। अविरल, दोबारा सॉल्व करूं क्या एक बार? आज एक्चुअल में एक प्रॉब्लम होगी, और आज की समस्या हमारी ये है कि एक काम करें क्या, 1 मिनट जरा, 1 मिनट, वो माइक लगा है इसमें। हाँ एक्चुअली मेरे को आवाज़ नहीं आ रही बच्चों की। हाँ, क्योंकि आवाज़ मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रही बच्चों की। उस फोन से फिर उसमें नहीं है, रहने दो, जूम नहीं है उसमें। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आज। हाँ, मैं बच्चों से पूछ रहा था, अगर ये सवाल मेरे से करवाना है ना पूरा 24 का, कि सर सारे कर दो आप, तो सारे पार्ट एक बार दोबारा कर दो, तो मैं कर दूंगा, है ना। तो अमान यस सर। बेटा ये दोबारा करूँगा मैं पूरा, बताओ जल्दी से। नहीं करें? कृष्णा कपिल, नहीं करें? अच्छा, अविरल, शुड आई सॉल्व इट? चलिए ठीक है, एक्चुअली ये करवा दिया है, आप एक बार देखिए, आपके पास में सॉल्यूशन ऑलरेडी है, क्योंकि हम इसमें बार बार एक ही चीज़ करें उसमें कोई फायदा नहीं है। और आपको इसमें लेकिन एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, क्यूबिक नेटवर्क के मामले में ये आंसर परफेक्ट है और हमेशा ऐसे ही आंसर आएंगे, और वो आंसर ये आएंगे, आपको बता देता हूँ। क्यूबिक नेटवर्क में आपके आंसर आएंगे क्यूबिक डायगोनल का जो आंसर आएगा वो आएगा 5/6R। फेस डायगोनल का जो आंसर आएगा
वो आएगा 3/4R, और साइड का आंसर आएगा 7/12R, राइट। अच्छा, एक चीज और है, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाह रहा था, ये जो क्यूबिक नेटवर्क है ये आपके कैपेसिटर्स का भी बन सकता है। क्यूबिक नेटवर्क आपको कैपेसिटर्स का भी बन सकता है। चलिए कैपेसिटर्स का क्यूबिक नेटवर्क बना करके और आप लोग सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है। तो देखो ये जैसे मान लो एक क्यूब बनाया है मैंने, सभी बच्चे इस पे ध्यान दें। जैसे रेजिस्टेंस का क्यूबिक नेटवर्क था वैसे कैपेसिटेंस का भी क्यूबिक नेटवर्क बन सकता है। ये अभी जो हमारे पास तार थे ये सारे रेजिस्टेंस वायर थे, सारे रेजिस्टेंस वायर थे। अब हम यहाँ पे सब जगह वो लगा रहे हैं कैपेसिटर्स, सब जगह कैपेसिटर्स लगा रहे हैं। तो सब जगह कैपेसिटर C लगाऊंगा, C इज द कैपेसिटर क्यूबिक नेटवर्क, है ना, सब कैपेसिटर C है। सब कैपेसिटर C है। अब मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 all are capacitors C. How many capacitors are there? Please count. 12 capacitors are there, right? क्या नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, जैसे बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अमान, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, हाँ, वो आज एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि ब्लूटूथ की वर्किंग में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, थोड़ा सा जो है ना ब्लूटूथ की वर्किंग में प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं है ना कम से कम बोलूँगा, बोर्ड की तरफ रख करके, इधर की तरफ रख के बोलूँगा। आज की बात है, कल सही हो जाएगा सब। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको कुछ। तो यहाँ पर देखिए मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ कुछ। 1 and 7, 1 and 7, 1 and 7, 1 and 7 को कहते हैं क्यूब डायगोनल, है ना। क्यूब डायगोनल, क्यूब डायगोनल में इसका जो आंसर आएगा, क्यूब डायगोनल में इसका जो आंसर आएगा, है ना। लेकिन अगर हम फेस डायगोनल ले लेते हैं, कोई सा भी फेस डायगोनल ले लो आप, है ना, 1 3 1 3 और 1 5, नो 1 8, 1 8, ठीक है ना। तो एक मिनट, हाँ एक मिनट जरा, बैटरी लो है, हाँ हाँ, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट बेटा, एक मिनट। सो वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो तो नहीं पता। चलो, अब आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक है, तो आवाज आ रही है और मेरे को भी आवाज आ रही है, तो चलो अच्छी बात है, राइट। अब हम बात करते हैं, हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर कैपेसिटर्स हैं ऐसे, ये है फेस डायगोनल, ये है फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल जो है इसका जो आंसर आएगा, है ना, ये 3/4 CD आएगा, और जो साइड वाला जो आएगा, साइड वाला वो 7/12 C है। अब सवाल ये उठता है कि इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये वाला तो
जो है ना क्वेश्चन हमको करना चाहिए अच्छी तरह से, जिससे आपको पता लगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल है। और इन जनरल जो है ना, ये जो सवाल है ये मतलब 2-4 साल के अंदर जो है ना अलग अलग एग्जाम्स में आ जाता है। कभी बिट्स में आ जाता है, कभी जेईई मेन में आ जाता है, कभी एडवांस में तो अब आजकल नहीं आता, क्योंकि काफ़ी बार आ चुका है, मतलब ये कॉमन सवाल हो गया तो एडवांस वाले अब नहीं देते, लेकिन ये बिट्स और जेईई मेन वाले दे देते हैं, राइट। तो मैं इस सवाल को करवा ही देता हूँ। ये है ना, बस थोड़ा सा उसकी तरह ही है, किसी तरह बताओ, रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस की तरह है। तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि आप है ना, सबसे पहले 1 and 7 पॉइंट्स के बीच में मैं एक सेल लगा रहा हूँ। तो 1 and 7 पॉइंट्स के बीच में मैंने एक सेल लगा दिया, EMF का सेल लगा, राइट। अब आप ध्यान दो कि मुझे टोटल कैपेसिटेंस चाहिए, नेट कैपेसिटेंस। अगर यहाँ से चार्ज कैपिटल Q जाता है, सपोज सेल इज सप्लाइंग चार्ज कैपिटल, है ना, तो पता है अगर सेल से चार्ज कैपिटल Q निकला है तो चार्ज कैपिटल Q को वापस आना पड़ेगा, जितना चार्ज गया उतना वापस आएगा, ये पक्का है। तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, C17, ये नेट कैपेसिटेंस आएगा कितना, चार्ज Q अपॉन, ये आपका आंसर है। यानी कि अब हम Q अपॉन E की वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं हम Q अपॉन E की वैल्यू निकालते हैं कितना आता है, ठीक है। तो देखो ये Q है, यहाँ पे ये Q 3 टुकड़ों में बटेगा, Q/3 Q/3 Q/3, तो सब जगह Q/3 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 बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे Q/6 Q/6 दो टुकड़ों में और बटा, यहाँ भी कैपेसिटर Q/6 Q/6, है ना, सब जगह बटेगा, सब जगह बटेगा। इधर भी Q/6 Q/6, फिर इधर भी Q/6 और Q/6, ठीक है। फिर क्या होने लग जाएगा, फिर ऐड होने लग जाएगा, फिर ऐड होने लग जाएगा, इधर Q/3 आ जाएगा, इधर Q/3 आ जाएगा, और इधर भी Q/3 आ जाएगा। इस तरह से ये होगा, टोटल Q यहाँ आ जाएगा वापस, है ना। अब हम किसी भी एक क्लोज लूप को ले लेंगे, किसी भी एक क्लोज लूप को, तो देखिए मैं क्लोज लूप ले रहा हूँ। क्लोज लूप तो यहाँ से आएगा 1 से लेकर के और यहाँ तक लूँगा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको अलग कलर की स्याही से मैं ले लेता हूँ, है ना, स्याही बदल देता हूँ, कलर बदल। तो देखिए कलर बदलेंगे तो क्या होगा कि मैं यहाँ से एक लूप ले लेता हूँ, कोई सा भी, कोई रूल नहीं है, ये लो मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, देखो आ गए वापस वहाँ। बस अब एक बार इसकी इक्वेशन लिख दो आप, इसी क्या लिख दो, इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 इज V1। फिर यहाँ से यहाँ तक चले तो ये प्लस माइनस कितना चार्ज है, ये Q/3 चार्ज, तो Q/3 अपॉन प्लस से माइनस है ना, तो इसलिए नेगेटिव किया है। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q/6 अपॉन, फिर यहाँ से यहाँ रहेगा माइनस Q/3 अपॉन, इसको लिख दूंगा मैं V7, राइट। अब आप ध्यान दीजिए, अच्छा V7 ऐसे नहीं, वापस वो 1 पे जाना है ना, हमारे को 1 पे जाना है, तो आप यहाँ पर E को वैल्यू लिखो, प्लस इट इज इक्वल टू, ऐसे करें। अब आप कैलकुलेट करो पूरा, तो देखो यहाँ पे E तो आपका एक साइड में आ जाएगा, और Q/3C प्लस Q/6C प्लस Q/3C, इट विल बी इक्वल टू, आप Q को कॉमन ले लीजिए और C को कॉमन ले लो, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3, इट इज इक्वल टू, बताइए क्या आएगा ये। हाँ देखिए Q/C यहाँ पर आएगा 5/6, यहाँ पर आएगा 5/6, और यही क्या आएगा, यही है। अब आप देखिए आपका जो रिजल्ट है वो ये है C17, तो Q/E रिजल्ट आएगा आपका, Q/E इज द राइट आंसर। Q/E कितना आया, 6C/5। कई बच्चों को ये गलतफहमी हो जाती है कि कैपेसिटर में 6C/5 आया, तो उसमें 5C/6 आया, तो 5R/6 आया था, उसमें आप 5R/6 था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वाला 5R/6 था,
है ना। कैपेसिटेंस वाला 6C/5 आ गया, तो इसका मतलब कैपेसिटर का रिजल्ट और रेजिस्टेंस का रिजल्ट उल्टे आते हैं। नहीं, एकदम गलत बात। ऐसा कोई कंसेप्ट आप ना बनाए, ऐसा कोई कंसेप्ट आप ना बनाए। देखिए अगला वाला जो मामला है ना, उसमें आपका ये पासा उल्टा पड़ जाएगा। अगला वाला जो फेज डायग्राम वाला मैं लूंगा अभी, उसके अंदर देखना वो रिजल्ट आपके पलटी खा जाएगा, आपको वैसा ही रिजल्ट आ जाएगा जैसा रेजिस्टेंस का। तो चलिए मैं कर रहा हूँ इसको। फेज डायग्राम, एक फेज का डायग्राम लूंगा, है ना। तो मैंने मिटा दिया इसको, एक फेज का डायग्राम लूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। आप देखेंगे उसका आंसर वैसा ही आएगा, 3/4 ही आएगा जैसे पहले आया था। देखो मैं बना रहा हूं डायग्राम, तो आप देखिए ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है, राइट। अब आप इस क्यूब को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं कैपेसिटर लगा दे रहा हूँ, सब जगह कैपेसिटर लगा दे रहा हूँ, है ना। वो मैं काट नहीं रहा उसको, बीच में से लाइन मिटाना चाहिए, ऐसे कैपेसिटर लगाने की बात है। अब मैं थोड़ा सा मेहनत कम करना चाह रहा हूँ कि मिटाना नहीं चाह रहा, मिटना तो है ही, वो जब तो कैपेसिटर बनेगा। अब देखना टोटल कैपेसिटर कितने हैं, 12 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब आपको मैं फेज डायग्राम बताता हूँ, एक फेज का डायग्राम यहाँ पर है, ये फेज डायग्राम। अब आप देखो अपने सेल, ये आपका सेल है। अगर इस सेल से चार्ज क्यू आया है तो वापस इस चार्ज क्यू को आना पड़ेगा। अब ये आपका पॉइंट कौन सा था, 1 2 3 4 था, और इधर 5 6 7 8 था। अब आप 5 to 7 है, ये फेज डायग्राम 5 to 7। आपका जो सी आएगा 5 to 7, इसका आंसर आएगा Q/E इज योर आंसर। Q क्या है, टोटल चार्ज कमिंग आउट फ्रॉम द सेल, E क्या है, EMF ऑफ द सेल, तो दैट इज Q, है ना। अब जब ये Q/E आपका आंसर है, तो ध्यान दो, आप थोड़ा सा ध्यान से समझो कि Q/E आंसर है क्या होगा। आप इस Q के टुकड़े करिए वैसे ही, और देखो आप जहाँ सिमेट्री है वहाँ पे बराबर टुकड़ा करो, और जहाँ सिमेट्री नहीं है वहाँ पे अलग तरह का। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मान लो ये Q है, इधर से अगर Q1 चार्ज आया है तो इधर से भी Q1 ही आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है दोनों। फिर यहाँ से Q1 को वापस आना पड़ेगा, Q1 को वापस आना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्री है। अब यहाँ पर ये 2Q बना है। अब जो बाकी का चार्ज जो था वो किधर जाएगा, वो इधर जाएगा, Q माइनस 2Q। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट पर देखो Q1 चार्ज आया और Q1 चार्ज चला गया। बिल्कुल हम उसी तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह की बात हमने वहां पर की। कहाँ पर, जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ा था, तो हमने ऐसी ही बात की कि अब यहाँ पर कोई फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। जिस जगह कोई फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, कनेक्शन को हटा देते हैं। जिस जगह कोई फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता कनेक्शन हटा दिया जाता है। तो यानी ये कनेक्शन हटाओ, इसका कोई मतलब नहीं, उठा के बाहर फेंक दो, क्या कर दो, उठा के बाहर फेंक दीजिए, फेंक दिया। अब देखिए आप जब उठा के बाहर फेंक दिया तो क्या होगा। अब आप यहाँ पर देखिए क्या हाल हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये सी और ये किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज में होगा तो कितना होगा, C/2। C और C सीरीज में होगा तो C/2। ये C और C सीरीज में है तो C/2। ये C/2 और ये C/2 कितना होगा, C होगा। तो C/2 एंड C/2 कितना होगा, C होगा। तो ये C है, तो ये पूरा का पूरा C, इसको आप C मानिए। ये अब देखो ये वाला C और ये वाला C और ये वाला C, दिस C किसमें है, ये तो तीनों C सीरीज में, सीरीज में है तो आंसर क्या आएगा, C/3। C/3 आंसर है। अब आप देखो ये C/3
ये सी बाई। अब आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो, ये सी और ये सी सीरीज में है, तो इसका आंसर सी बाई 2 है। ये सी और ये सी सीरीज में है, इसका आंसर सी बाई 2। अब देखो सी बाई 3 प्लस सी बाई 2 प्लस सी बाई 2। अच्छा तो 4 सी बाई 3 आ गया क्या? अच्छा इसमें भी उल्टा आ रहा है, इसमें भी उल्टा आ रहा है, लेकिन वो जो एक में मतलब किसी में मेरे को ध्यान है, एक में जो है सीधा आएगा, मतलब वो आंसर नहीं पलटी है, यानी अगले वाले में नहीं पलटी है, इन दो में पलटी खाती है। एक्चुअल में कभी कभी क्या ये चीज़ हमारे दिमागों के अंदर रह जाती है कि कैपेसिटर्स में आंसर उल्टे आएंगे उसके, है ना, वहाँ 3/4 से आएगा, यहाँ 4/3 आएगा, राइट। लेकिन जो हम अगला वाला करेंगे उसके अंदर वो नहीं बदलेगा, मतलब एक ऐसा है जिसमें वो नहीं बदलेगा, है ना। तो चलिए अब मैं देखो अगला वाला करता हूँ, जिसके अंदर क्या है, एक साइड का निकालना है ना। तो एक्चुअली इस चीज को जो है ना हम परमानेंट ना बनाएं, परमानेंट ना बनाएं कि ये कैपेसिटर के रिजल्ट जो है ना उड़ गया, राइट। देखिए अब आपका जो ये क्यूब था, इसकी एक साइड पर बात करेंगे, तो क्यूब की एक साइड पर बात करें। अब जो क्यूब की एक साइड पर हम जो बात कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान दीजिए आप, क्यूब की साइड ये मान लो कि यहाँ वाला कैपेसिटर है, बाकी सब भी कैपेसिटर है, बाकी सब भी कैपेसिटर है, ऐसे आई डोंट वांट टू, इस तरह से। अब ये क्यूब की साइड है, यहाँ पर मुझे चाहिए, तो यहाँ पर एक सेल लगा। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, बिल्कुल उसी अप्रोच से समझेंगे। यहाँ पर चार्ज क्यों आ रहा है, यहाँ वापस आना पड़ेगा। अब देखो आंसर क्या होगा, इसको आपने 1 माना था, इसको आपने 5 माना, तो C15 आंसर क्या आएगा, ये Q/E आएगा आंसर, राइट। अब हम इसको जरा चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या करना पड़ेगा हमें। यहाँ बहुत जो है ना थोड़ा सा सावधानी वाली बात, कि यहाँ से जो चार्ज जाएगा, यहाँ से जो चार्ज जाएगा उसको Q1 बोलूँगा, यहाँ से जो चार्ज जाएगा उसको भी Q1 बोल दूंगा। अब ये इधर आकर के थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड वापस होगा, और यहाँ भी, हाँ जी बोलिए। बेस डायगोनल वाले का आंसर 4/3C आएगा। क्यों, क्या हुआ? हाँ नहीं, वो मैंने भी लिखा था, एक्चुअली उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मेरे को एक्चुअल में क्या था कि मेरे दिमाग में ये था कि जो है ना वो जो 5C/R था, 5/6/R, इसका तो उल्टा होता था, यानी कि 6C/5 होता था, लेकिन वो जो था ना 3/4R, मेरे दिमाग में लगा कि इसका नहीं होता, तो इसलिए मैंने ही लिखवाया था वो, है ना। उसको करेक्शन करो, है ना, 4C/3 आ रहा है। लेकिन मैं फिर अब कह रहा हूँ कि 7/12R था ना, तो हम जब साइड वाला करेंगे तो 7/12C ही आएगा उसका, मतलब जो 3 रिजल्ट है उनमें से एक रिजल्ट जो है ना वो एज सच है। ये इसलिए क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे इस दिमाग में मिसकंसेप्ट को लेकर के चले जाते हैं और फिर यहाँ आकर के नेगेटिव मार्क हो जाते हैं, मतलब किसी एक में गलती होती है, तो मेरे दिमाग में है कि शायद उसमें होती है, तो यहाँ हो रहा है इसके अंदर। तो देखिए अब मैं आपको इसको करता हूँ, ये Q1 आ गया, ये Q1, अब ये Q1 है और ये Q1, करेक्ट, वापस आना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर जो है ना चार्ज को डिवाइड करता हूँ, यहाँ और यहाँ, तो मैं इसको कह रहा हूँ Q1 - Q2, और यहाँ भी मैं कह रहा हूँ Q1 - Q2। एक जैसी जो साइड है ना वहाँ पे चार्ज को एक जैसा डिवाइड कर। अब यहाँ Q1 - Q2 दे दिया, यहाँ Q1 - Q2 दे दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, Q2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, Q2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, ट्वाइस Q2 आ गया। फिर ये ट्वाइस Q2 वापस जो है ना 2 हिस्सों में बढ़ गए, यहाँ पर आ गया Q2, यहाँ पर आ गया Q2, और फिर यहाँ पर Q1 आ गया। आप देखिए सारे जगह चार्ज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। आप एक बार चेक कर लीजिए, है ना, कि हाँ सर सारे पॉइंट्स को चेक कर लो कि जितना चार्ज आया है उतना चार्ज गया है, हर पॉइंट पर होना चाहिए, हर पॉइंट पर चार्ज का
डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब आप बताइए यहाँ कितनी अननोन क्वांटिटीज हैं? हाउ मेनी अननोन क्वांटिटीज आर देयर? विभूति, कितनी अननोन क्वांटिटी है बेटा? तीन हो गई, करेक्ट। इसका मतलब हमें 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 3 अननोन क्वांटिटी होने का मतलब है कि हमें 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं 3 इक्वेशंस बना रहा हूँ, देखना। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, ये इक्वेशन बना देता हूँ 1 2, एक बार नंबरिंग कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब मैं इक्वेशन बना रहा हूँ पहले वाले लूप, देखना मैं लूप क्या ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ 1 1 4 1 4 8 5 1, चेक करो 1 4 8 5 1, ये लूप 1 से स्टार्ट करेंगे, 4 पर आएंगे, फिर 8 पर आएंगे, फिर 5 पर आएंगे, फिर 1 पर। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन देखना। V1 माइनस Q1 अपॉन माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन माइनस Q1 अपॉन प्लस बराबर V। अब आप चेक करिए, आपको 100% मेरी बात मानना जरूरी नहीं है, आप अपनी कैलकुलेशन अपने आप करिए। मुझे लगता है 3Q1 आएगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3Q1 अपॉन C माइनस Q2 अपॉन C इट इज इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हमें ये चीज़ फाइनली पता करनी है, ओके। चलिए अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ, इधर से कितना आएगा, ये इधर से आएगा Q माइनस 2Q1, Q माइनस 2, इधर से ध्यान दो Q माइनस 2। मैं अब अगला लूप ले रहा हूँ 1 4 8 5 8 5 1। एक्चुअली इसके अंदर आप ऐसा करिए 1 4 8 5 था ना, ये 1 4 8 5 E 1 ऐसे करो। इसका मतलब हम सेल को इधर से ले जा रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरा लूप लगा के 1 4 8 5 1। अब देखिए 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, V1 माइनस Q1 अपॉन C, V1 माइनस Q1 अपॉन C, और माइनस वही Q1 माइनस Q2 अपॉन C माइनस व्हाट Q1 अपॉन C, फिर एक बार प्लस आएगा Q माइनस 2Q1 अपॉन C, इट इज इक्वल टू V। आप यहाँ बताइए यहाँ प्लस क्यों आया, उसके पीछे कारण है। चार्ज ऐसे फ्लो रहा है, ये माइनस है, ये प्लस था, तो हम उल्टा चल रहे हैं, तो ये माइनस से प्लस, इसका मतलब बढ़ेगा, तो वोल्टेज बढ़ गया, इसलिए ऐसा किया। अब आप चेक करो क्या आ रहा पूरा, V1 से V1 गया, हाँ जांच करके बताइए कितना आ रहा है। ये है Q1, ये है माइनस Q1, ये है माइनस Q1, ये है माइनस Q2, तो मुझे लग रहा है कि 5Q1 अपॉन C, 5Q1 अपॉन C, ये आ जाएगा माइनस Q2 अपॉन C, है ना, और आ जाएगा प्लस, नहीं ये भी माइनस ही आएगा, माइनस Q अपॉन C। एक बार जरा चेक कर लो, प्लीज डोंट बिलीव ऑन मी, ये आंसर ये आ रहा है इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन चेक करो, प्रश्न का फिर इक्वेशन चेक करो, मेरी बात पे भरोसा मत करो, है ना। मैं थोड़ा सा इस मामले में लापरवाह रहता हूँ, मैं छोड़ जाता हूँ माइनस। चेक कर लिएगा टोनाली ने, चेक अमान चेक कर ली इक्वेशन दूसरी वाली, चलो चेक। अब देखिए आप जब ये चेक कर लिया, इसके आगे की बात हम करें कि अब हमको एक इक्वेशन और चाहिए जिससे हम प्रॉपर आंसर तक पहुंच सकें, राइट। अच्छा, तो एक इक्वेशन और बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ और लूप लेते हैं, डिफरेंट लेते हैं। एक काम करता हूँ मैं इसको ले लेता हूँ, देखना मेरे को लेने की इच्छा हो रही है, मैं बोलूँ 2 3 7 6 2 3 7 6, हाँ ये लेने की मन में आ रही है। अब देखो मैं V2 से स्टार्ट करता हूँ,
V2 माइनस Q2 बाई सी माइनस 2 Q2 बाई सी माइनस Q2 बाई सी प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन सी बराबर V2। वापस V2 पे पहुंच चुका हूं। अब देखो ये माइनस Q2 बाई सी माइनस Q2 बाई सी माइनस Q2 बाई सी माइनस Q2 बाई सी 5 बार Q2 आ गया है ना। तो मुझे लग रहा है 5Q2 बराबर Q1। एक बार प्लीज चेक कर लेना 5Q2 बराबर Q1। ये आप मेरी बात जो है चेक करके बात करें, बिना जांचे पढ़ते कुछ मत करो, ठीक है जी। ठीक है, अब आप Q1 की वैल्यू यहाँ रखो, Q1 की वैल्यू यहाँ रखो। तो जरा देखना Q1 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो कितना आएगा 5 यानी 25 Q2 आ जाएगा 25 Q2। Q1 की वैल्यू जब रखेंगे तो 25 Q2 आएगा वहाँ पर, इसके अंदर रखेंगे। तो एट प्लेस ऑफ Q1 राइट डाउन 5 Q2। तो 25 Q2 माइनस Q2 माइनस Q बराबर है। एक बार जब चेक करना Q बराबर आ जाएगा कितना, Q बराबर आ गया 24 Q2। 24 Q2 आपका Q आ गया। अब आप एक काम करो, जब 24 Q2 आपका Q आ गया और Q1 बराबर है 5 Q1 है ना। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 1 से आपका रिजल्ट आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 से जल्दी से रिजल्ट निकालो, जल्दी से रिजल्ट निकालो, देखिए क्या आता है। 7C/12 आ रहा है। हाँ, यही बात मैं कह रहा था आपसे। इधर देखो 3Q1 अपॉन सी है, तो 3 अपॉन सी Q1 की वैल्यू Q के फॉर्म में लिख दो। कैसे कैसे है? एक तो है जो कि मतलब से ऐसा नहीं। एक बार कंप्लीट करो आप, एक बार कंप्लीट करो इसको, पूरा सॉल्व करो। Q2 को आप लिखो Q/24, Q2 को Q/24 लिखो और Q1 कितना आ जाएगा, Q1 आ जाएगा 5Q है ना। तो देखो 3/5 Q1 को लिखो 5Q, 5Q यानी 5/24 ये आपका Q1 है। माइनस Q2 कितना है, Q2 है Q/24 इट इज इक्वल टू। अब आप चेक करो इसको, Q को कॉमन ले लो, ये सॉरी C Q/C है ना। तो हाँ, एक बार Q कॉमन लो आप इसको, तो जब Q कॉमन लेंगे C भी कॉमन ले लो, C भी कॉमन ले लो। 15/24 माइनस 1/24 इट इज इक्वल टू है ना। आपका आंसर आएगा E अपॉन नहीं सॉरी Q अपॉन E आंसर आएगा। तो Q अपॉन E कितना आएगा 12C/7। ये सारे तीनों उल्टे आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता था, कुछ तो गड़बड़ किया आज हमने। ऐसे जैसे मेरे दिमाग में तो ऐसा है कि वो ऐसा नहीं होता है। मतलब एक में हो, मतलब कम से कम एक ऐसा रिजल्ट होता है जिसमें ये सारे रिजल्ट उल्टे नहीं होते। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और ऐसा क्यों है ये देखेंगे हम। ध्यान दीजिए, जैसे आपके क्यूबिक नेटवर्क है, क्यों मेरे दिमाग के अंदर ये चीज है, क्योंकि ये जो ना हमेशा करते हैं तो किसी एक में उल्टा आता है। तो तीनों उल्टे आ रहे हैं ना। ध्यान दीजिए आप, एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है कि क्यूबिक नेटवर्क जब रेजिस्टेंस वाला बनता है, आप समझिए, ये मतलब
जब कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा होता नहीं है, या तो हम आज कुछ कहीं पर एक ही जो स्टेप है उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, उसी में कहीं गलती हो गई। अगर हमने कैपेसिटर्स लगा दिए है ना, या तो हम किसी स्टेप में कोई गलती कर रहे हैं, अब बेटा कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं तो फिर कोई इलाज नहीं। चल हैं, कौन सा एक उल्टा आ रहा है बताओ? तीनों उल्टे आ रहे हैं ना ये तो। देखो इसके अंदर जो ये डायगोनल था तो आर वाले में और सीसी वाले में, ये जो सीसी वाले हैं ना, तो इनके जब आंसर लेते हैं तो जैसे इसके अंदर 3 आंसर है, एक तो डायगोनल पूरा, तो कंप्लीट डायगोनल जब लेते हैं तो क्यूब डायगोनल का जो आंसर होता था रेजिस्टेंस वाले, ये मैं यहाँ लिखूँ, क्यूब डायगोनल का जो आंसर होता था वो होता था 5r/6, राइट। इसके अंदर क्या आंसर हो रहा है क्यूब डायगोनल का? ये हो रहा है 6c/5, है ना। इसके लिए मैं एग्री करता हूँ, ये चीज ठीक है। अब मेरे को एक चीज कुछ ध्यान है कि एक उल्टा हो, मतलब एक सीधा आंसर आएगा। तो जो फेस डायगोनल होता था उसका आंसर क्या था? फेस डायगोनल का आंसर है इसमें 3/4, करेक्ट। अब हमें जो फेस डायगोनल कैपेसिटर वाला है, फेस डायगोनल जो कैपेसिटर वाला है वो आंसर जो है हमारा 3/4 से आने की मेरी इच्छा तो यही है, लेकिन अपना अभी कैलकुलेशन क्या तो आया 4c/4, है ना। और इसके अंदर जो साइड का जो आंसर आया वो इसमें 7/12 आ रहा है, और अभी भी अपन ने किया तो उसका 12/7 आया साइड वाले का। आप समझिए इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि कैपेसिटर वाले सारे आंसर, ये 5/6 वहाँ 6/5 हो रहा है, ये 3/4 वहाँ 4/3 हो रहा है, ये 7/12 12/7 हो रहा है। नहीं, एक जगह कहीं पर तीनों में से कोई एक ऐसा है, ये 3/4 है तो उधर भी 3/4 से। अब हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें हो सकता है कहीं पर गलती किया हो, तो वो आप लोग देखिए एक बार कि व्हाट एरर वी आर डूइंग। एक निश्चित रूप से जो है ना वो है, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया इसको याद मत करो, है ना। हमेशा बच्चों को याद करने के लिए मना करता हूँ कि इसको याद मत करो। तो फिर तो अगर मान लो ऐसा है तो फिर मैं याद करने के लिए क्यों मना करूँगा? फिर तो मैं कहूँगा कि जो रेजिस्टेंस वाला है कैपेसिटर वाला उसका उल्टा है, तो तुम लोग याद कर लो, ऐसे बोल दूंगा ना मैं तो, है। तो फिर मैं क्यों बोलता रहा। चलिए इसको चेक करना अच्छी तरह से, है ना। हमने कहीं ना कहीं एक मतलब एक छोटा सा स्टेप किया होगा, उसके अंदर हमने उल्टा कर दिया होगा, बस यही है, इसलिए आंसर ऐसे आ रहा है। एक का आंसर बदले, किसी एक का आंसर बदले, मतलब ये नहीं आएगा। वैसे मेरे को जहां तक ध्यान है शायद इसका जो 3/4 आ रहा है ना, इसी का होता है वो 3/4 इसी का होता है। आप कैलकुलेशन चेक करो एक बार, ये जो इसका 4c/3 आया है ना, मुझे यही गलत नजर लग रहा है, एक बार आप चेक करो। चलिए खैर एनीवे, ये जो है ना 24 जो था, उसके बाद 25% जो है उस पर बात करें हम। 25 क्वेश्चन नंबर 25 करना है क्या मेरे को? इसको तो हम चेक करेंगे, इसको तो ये तो मतलब हम चेक करके फाइनल बताएंगे, है ना। मैं चेक करके बताऊंगा क्या है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 25 क्या बना रहे हैं साहब? ये अमीटर बना रहे हैं क्या? हाँ, एमीटर बना रहे हैं।
तो देखिए गैल्वेनोमीटर शोन इन फिगर हैज रेजिस्टेंस दिस, करेक्ट। करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 1 मिलियन। फाइंड द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू अमीटर हैविंग द रेंज गिवन। तो देखिए एक बात बहुत ही शानदार सवाल है और एक सवाल ही सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। देखो क्या है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 50। अब यहाँ इन्होंने क्या कर रखा है, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 R2 R1 एंड R। अब आप इन तीनों रेजिस्टेंस के कारण होने वाले प्रभाव को देखिए। इन्होंने प्रभाव बता रखा है, इन्होंने बता रखा है कि अगर ये M वाला यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हैं, ये A है, तो यहाँ पर 10 एम्पियर का रेंज आता है, यानी 10 एम्पियर वाला एमीटर बन जाएगा। यहाँ लेंगे तो 1 एम्पियर वाला एमीटर बन जाएगा और यहाँ लेंगे तो कितना 0.1 एम्पियर, 0.1 वाला एम्पियर बन जाएगा। अब देखिए मैंने आपको एमीटर पढ़ाया था ना, मैंने जो एमीटर पढ़ाया था इसके अंदर मैंने आपको ये फॉर्मूला ऐसे बताया था, I बराबर IG। चेक करिए ये आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? I बराबर IG 1 प्लस G अपॉन S पढ़ाया था क्या? पढ़ाया। अब चलिए हम 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं सारी चीज़। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50। सबसे पहले 10 एम्पियर वाला मैं एमीटर बनाऊंगा, तो मैं एमीटर बना रहा हूँ 10 एम्पियर, ऐसे है ना, 10 बराबर 10। IG आपको फिक्स कर रखा है 1 मिलियन, तो IG को 10 की पावर -3 फिक्स कर रखा है। अब ये 1 प्लस G अपॉन S की बात करेंगे, तो देखो G अपॉन S का क्या मतलब, ये यहाँ से यहाँ तक 10 एम्पियर की रेंज है, तो ये आपका R1S है, ये A और ये 10 एम्पियर की रेंज, तो आपका R1 है S। R1 क्या है आपका S, तो मैं S की जगह R1 लिखूंगा, S की जगह R1। बाकी सारा जो है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा, तो मैं इसको लिखूंगा 50 प्लस R2 प्लस R, यानी वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस में ऐड हो गया सारे, बाकी सब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस में ऐड हो गए सारे। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। आगे आप देखिए, अब मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूँ, ये 1 एम्पियर तक का लिखूंगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज 1 एम्पियर है, तो मैं पता है क्या लिखूंगा, 1 इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3। अब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा IG आ गया है ना, अब 1 प्लस G अपॉन S, S को मैं लिखूंगा R1 प्लस R2, इस वाले केस के लिए S को R1 प्लस R2, वहाँ लिखूंगा 50 प्लस R, 50 तो आपका G है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 3 की बात करेंगे, फिर मैं ये पॉइंट पर, तो पता है क्या करूँगा, मैं करूँगा 1 इक्वल टू 10 की पावर -3 1 प्लस 50 बटे R1 प्लस R2 प्लस R1, इसको आप 3 बनाओ, इक्वेशन नंबर बन गई। 3 इक्वेशंस आपके पास आ गए, है ना, आ गए। अब आप इसकी कैलकुलेशन करो, R1 R2 R3 तीनों की वैल्यूज निकालिए, डू इट फास्ट। 3 इक्वेशन सॉल्व करके आप R1 R2 R3 तीनों वैल्यूज निकालो, जल्दी करो प्रणाली। तीनों इक्वेशन सॉल्व करके R1 R2 R3 की वैल्यू निकालो। और कृष्णा कपिल, समीर, बेटा तीनों इक्वेशन सॉल्व करके R1 R2 R3 की वैल्यू निकालो, जल्दी करो। युवराज जल्दी करो, विभूति जल्दी करो, मिनी जल्दी करो। R1 R2 R3 तीनों सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालिए।
समझ आएगा R1 की वैल्यू आ रहा है, R1 आ रहा है साहब 1/198 ओम। ठीक है बेटा, R2 बताओ, निकालो। हैं 1/22। R3 बताओ, 5/11। 5/11 होगा, सही है, ठीक है। तो ये आपने निकाला, हम देखो तो क्या किया हमने, गैलोमीटर से ऐसे ऐसे इसको कन्वर्ट कर दिया, राइट। चलिए अब हम आपको दूसरा सवाल देते हैं। मैं आपको एक सवाल अभी देता हूँ, है ना, आपको अभी करना है, अभी करना है। ये एक अलग सवाल होगा जो मेरी तरफ से होगा, तो आप देखिए। आपको इसी तरह की चीज सिचुएशन वोल्ट मीटर में बनानी है। इसी तरह की सिचुएशन आपको वोल्ट मीटर में बनानी है। वोल्ट मीटर में क्या करते थे आप, एक गैल्वेनोमीटर लेते थे और आप रेजिस्टेंस ऐड करते थे इसमें सीरीज में, है ना, R1 R2 R, ऐसे रेजिस्टेंस आप अरेंज करते, करेक्ट। अब इसमें क्या था कि आपको उसकी रेंज बनानी थी, रेंज बनानी। तो यहाँ क्या होगा, अगर मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेंज आपकी सपोज V1 है, ये 0 है सपोज, ये सपोज V1 है, ये सपोज V2 है और ये सपोज V3। तो ये बड़ा इजी है इसको करना, इसको करना बड़ा आसान। R1 R2 R3 की वैल्यू निकालना। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, गैल्वेनोमीटर के लिए आपको ये पढ़ाया था V = Ig 1 प्लस क्या था, सॉरी R प्लस ये आपको पढ़ाया था, V = Ig R प्लस। अब देखो इसके अंदर क्या क्या करना है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो G है, आप जब V1 का करेंगे तो आप इक्वेशन लिखेंगे V1 = Ig, जो भी दे रखा होगा, जो भी दे रखा होगा, आप क्या करेंगे G + R1 लिखेंगे खाली बस। ये आसान है, एक्चुअली ये मल्टीपल रेंज का वोल्ट मीटर है, इसको आप लिख दोगे G + R1 + R। तीसरा आप लिख देंगे V3 = Ig और इसको क्या लिख देंगे G + R1 + R2 + R, ऐसा लिखेंगे, राइट। इस तरह से आप लिख दिया तो आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ये 26 क्वेश्चन किसने कर दिया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 26, 27 एंड 28, ये तीनों सवाल बहुत ही शानदार सवाल, अच्छे सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 किसने कर लिया, अमान क्वेश्चन नंबर 26 कर लिया, अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। चलो समीर क्वेश्चन नंबर 26 कर लिया, अच्छा। तो नलिनी क्वेश्चन नंबर 26 कर लिया क्या, कर लिया, डन। चलो और बाकी लोग, किसी को पूछना है क्वेश्चन नंबर 26 या मैं आगे बढ़ूं? क्वेश्चन नंबर 26 किसी को पूछना है क्या? चलो किसी को नहीं पूछना है तो मैं क्यों बताऊं, पूछोगे तो बता दूंगा। हाँ, किसी को भी नहीं पूछना जी तो मैं भी नहीं बताता, जल्दी से माइक अनम्यूट करके बोल दो, नहीं तो मैं 27 पे आऊँगा। चलो जी 27 पे आ जाओ। किसी को पूछना है 27 इन, अच्छा चलो अभी देखो। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इंस्ट्रूमेंट्स आर आइडियल। अच्छा, आइडियल का मतलब होता है वोल्ट मीटर इनफाइनाइट, एमीटर जीरो।
ध्यान दो, आइडियल का मतलब होता है वोल्टमीटर इनफाइनाइट, एमीटर जीरो। ये आप नोट कर लीजिए चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए। आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो इनफाइनाइट होता है। आइडियल एमीटर, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। ये आपका आइडियल का मतलब है। कभी भी आपसे आइडियल एमीटर की बात करें क्वेश्चन वाला, तो आप मान के चलिएगा कि वो क्या है, इनफाइनाइट। आइडियल एमीटर जीरो और आइडियल वोल्टमीटर इनफाइनाइट। चलिए अब हम करते हैं कि इन दिस सर्किट शोन इंस्ट्रूमेंट्स आर आइडियल, डिटरमिन द रीडिंग्स। तो मैं निकाल देता हूँ रीडिंग्स। एक बार मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप लोग मेरा डायग्राम चेक कर लेना प्लीज। 4 ओम है और यहाँ कितना है, सभी बच्चे डायग्राम को चेक करें, सभी बच्चे डायग्राम को चेक करें। ये 4 ओम है बेटा, थोड़ा सा हेल्प कर दो मेरे को। 4 ओम है, वहाँ 10 है और यहाँ 30 है ना, ये 15 है, सॉरी 15 ओम और 30 ओम। और यहाँ पे सेल है, उसके साथ 1 ओम का लगा हुआ है। ये सेल कितना का है, जरा सेल का वोल्टेज बताओ, सेल का वोल्टेज बताओ। 30 ओम। और ये आर कितना है, 1 ओम है। यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, आइडियल वोल्टमीटर। अब आप देखो, ठीक है, आप डायग्राम चेक करो, मैंने गलती क्या की है बताओ। सही बात है, मैंने टेबल तो लगाया नहीं। एक्चुअली ध्यान दो, यही पे आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वोल्टमीटर आइडियल, आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट में आप अगर 10 ओम जोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 10 ओम जोड़ने से इनफाइनाइट पे तो असर पड़ना नहीं है कुछ, है ना। इसलिए उस 10 ओम को इनफाइनाइट में ही शामिल कर दिया मैंने, मतलब वोल्टमीटर का पार्ट बना दिया उसको, किसी काम का मतलब। अब वोल्टमीटर पता है क्या करेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा या इसका नापेगा। इसमें करंट जीरो आएगा, इसमें करंट कितना आएगा, जीरो आएगा। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये 30 है, मान लो यहाँ से करंट आई आया, आई करंट आया, तो आई करंट आया, इस आई को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि इसमें करंट जीरो आएगा, इसमें आई जीरो आएगा, नो करंट, नो करंट। इनफाइनाइट वोल्टमीटर की यही खास बात है, आइडियल वोल्टमीटर करंट नहीं लेता, इसीलिए तो हम पोटेंशियोमीटर को आइडियल कहते हैं। आप ध्यान दो, ये बहुत जोरदार है, बहुत ही जोरदार है। पोटेंशियोमीटर को हमने आइडियल क्यों कहा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर नेवर टेक्स एनी करंट फ्रॉम द सर्किट व्हिच इज बीइंग मेजर्ड। पोटेंशियोमीटर की खास बात ये है कि जिस सर्किट को नापना है उसमें से कोई करंट नहीं, इसलिए आइडियल है पोटेंशियोमीटर। तो आइडियल इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस इंफिनिटी, तो यहाँ से तो करंट जाएगा ही नहीं, जीरो करंट है, जीरो करंट, यहाँ से करंट आएगा। और ये आई है, अब बताओ ये आई है तो यहाँ कितना करंट और यहाँ कितना करंट, जल्दी से बताओ। करंट बेटा आई है बेटे, ये करंट आई है, 15 में कितना करंट और इसमें कितना करंट, 15 में 2I/3 तो इसमें और I/3 करंट। ध्यान दीजिए, यहाँ I/3 करंट आएगा और वहां 2I/3 आएगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई, बहुत बड़ी बात है, जिसको समझ में आ गई आपको समझ में तो ना। अच्छा वेरी गुड, शाबाश। चलो जो है अमान को ये बात समझ में आ गई क्या, ये I/3 और 2I/3। कृष्णा कपिल को समझ में आ गई ये बात, अच्छा युवराज को समझ में आ गई, युवराज,
युवराज को बात समझ में आ गई क्या? इन्हीं बेटे आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, ये I/3 और वो 2I/3 क्यों होगा? क्योंकि वो 15 होगा, ये 30 होगा। ये रेजिस्टेंस डबल है, तो रेजिस्टेंस डबल है तो यहाँ करंट आधा होगा और वहाँ डबल होगा इसका। इसलिए मैंने पूरे करंट के 3 टुकड़े किए, 3 टुकड़े करके I/3 एक टुकड़ा इधर भेज दिया, उधर 2I/3 भेज दिया। अब यहाँ वापस I/3 आएगा, ये आएगा। अब देखो मैं कहता हूँ ये 1 ओम है और ये 4 ओम है और ये 15 और 30 पैरेलल में। चलो जी 15 और 30 का पैरेलल रिजल्ट निकालो। 15 और 30 का पैरेलल, 15 इंटू 30 बटे 45, 10 आएगा। अब ये देखो ये 10 ओम टोटल है और ये 4 और ये 5 है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया सर्किट में बताओ? नेट रेजिस्टेंस आ गया 10 प्लस 1 प्लस 4 बराबर 15 ओम नेट रेजिस्टेंस। जब 15 ओम नेट रेजिस्टेंस तो करंट कितना आ गया? करंट आ गया E अपॉन 15 टोटल रेजिस्टेंस 30 बटे 15, यानी कि 2 एम्पियर का करंट आ गया। ये जोरदार बात है। ये जो में सारी जो समस्या है ना इस वोल्टमीटर के कारण हुआ है, आइडियल है ये। आइडियल तो आदर्श है, आदर्श है तो इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट है तो भैया क्या करंट, जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट 0 होता है। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ का वोल्टेज बताओ, हिसाब वोल्टेज कितना है तो सुनिए। ये आई कितना आया? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आया तो एक काम करो, आई 2 एम्पियर आया तो यहाँ कितना हो गया करंट? 4/3। 2I/3 है, I 2 है तो 4/3 हो। 4/3 को 15 से गुणा करना, कितना आ गया? 4 इंटू 5 बराबर 20, 20 वोल्ट आ जाएगा। आप इधर से निकालो क्या उधर से निकालो, बराबर ही आएगा। ये सवाल 27% किस किस को समझ में आ गया? आ गया सबको समझ में? हाँ, अब मैंने कौन कौन से सवाल करा दिए थे? नहीं, मैंने कब कहा वोल्टेज इनफाइनाइट होगा? मैंने तो नहीं कहा। एक मिनट, क्या बेटा? मैंने तो नहीं कहा बेटा कि इनफाइनाइट वोल्टेज होता है आइडियल का। है बेटा? एक मिनट, क्या होता है इनफाइनाइट बेटे? हाँ, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है बेटा। एक्चुअली सुनो, वो जो वोल्टेज है ना उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है उसमें करंट 0 जाता है, करंट 0 है ना। अब आपका वोल्टेज जो आएगा वो इस साइड पे आएगा, जहां उसको वो नापेगा वोल्टेज। वोल्टमीटर पैरेलल में वोल्टेज नापता है, वोल्टमीटर पैरेलल में वोल्टेज नापता है। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। अमीटर सीरीज में करंट नापता है। अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। सभी बच्चे मेरी इन बातों को सुने, नोट कर लें, नोट कर। वोल्टमीटर पैरेलल में वोल्टेज नापता है। नोट इसको लिख लो, हिंदी में लिख लो। वोल्टमीटर पैरेलल में वोल्टेज नापता है, हिंदी में लिखो अपनी कॉपी, है ना। वोल्टमीटर पैरेलल में वोल्टेज नापता है। वोल्टमीटर को सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। अमीटर सीरीज में करंट नापता है। एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। ये हुई ना बात। अच्छा, तो आपको मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? विभूति, मेरी आवाज आ रही है ना? बस ठीक है। चलिए अब देखिए, आप कल हमने आपको 36 क्वेश्चन करने के लिए छोड़ दिया था। मतलब मैंने कहा था आप लोग करेंगे,
शायद मैंने कंप्लीट नहीं किया था या कर दिया था, मुझे ऐसा याद है 36 क्वेश्चन मैंने किया नहीं था और मैंने कह दिया था कि नहीं आप लोग करेंगे, है ऐसे किया था मैंने कभी। तो 36 क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़ा था, आप लोगों ने किया या नहीं किया ये बताओ। नहीं किया तो मैं करूँगा। ये एग्जाम में आया हुआ है एडवांस में, 36 क्वेश्चन जो है आया हुआ है। हुआ नहीं? ओके। और समीर सर आपसे हो गया? समीर नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में करना। आप लोग एक बार सवाल को मन लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़ेंगे तभी होगा भैया। सभी बच्चे सवाल को मन लगा करके पढ़ेंगे, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ोगे तो सवाल आपसे सॉल्व हो। चलो मैं पढ़ रहा हूँ सवाल। रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स आर इक्वल टू ए एंड where A is less than the inter electrode space is filled with homogeneous substance of permittivity epsilon and resistivity। तो सुनिए सुनिए ऐसा हुआ, ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसकी रेडियस A है और इसकी रेडियस यहाँ पे एक माल भर दिया गया, सामान भर दिया गया, यहाँ पर कुछ भर दिया, कुछ भर दिया, कुछ भर दिया, यहाँ पे सामान भर दिया, कुछ कुछ भर दिया। यहाँ जो भरा वो क्या भरा बताओ, बताओ ना यहाँ पे क्या भरा। यहाँ पे भरा है इन्होंने, यहाँ पे भरा है इन्होंने एप्सिलॉन, तो उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और रो उसकी रेजिस्टिविटी, ऐसा सामान भर, ऐसा सामान, करेक्ट। अब मैं सबसे पहले सी निकाल दे रहा हूँ उसका कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस C होगा 4 पाई एप्सिलॉन ए बी अपॉन ए माइनस, ये कैपेसिटेंस होगा। देखो कैपेसिटेंस तो सीधा लिखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन है, क्योंकि सवाल में उसने एप्सिलॉन बोल दिया। सवाल जब बोलता है तो हम सिर्फ सवाल को ही मानते हैं, अपनी बातें नहीं मानते, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। यस, अब हम इसका R निकालना है, रेजिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस निकालना। हाँ सवाल ये है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस निकालो जल्दी से। देखो मैं रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टिविटी रो का मटेरियल भरा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको छोटा सा एक टुकड़ा ले लेता हूँ, जिसको हम कहेंगे एलिमेंटल सेल, एलिमेंटल स्फेरिकल सेल और एलिमेंटल स्फेरिकल सेल और एलिमेंटल स्फेरिकल सेल। तो देखिए एलिमेंटल स्फेरिकल सेल की बात करता हूँ मैं, लिखूंगा इसका डी आर, छोटा रेजिस्टेंस, रो इंटू एल अपॉन पी, एल को लिखूंगा डी आर है ना, और एरिया क्या लिखूंगा, एरिया को लिखूंगा 4 पाई आर, ये दिया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा ए से लेके बी तक, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे 4 पाई। चलो जी डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बता दो, -1 अपॉन लिमिट है ए से बी, तो मैं आर को लिखूंगा माइनस रो अपॉन 4 पाई, लिमिट है 1 अपॉन डी 1 अपॉन, चेक करिए प्लीज सभी बच्चे चेक करें। आर बराबर आ जाएगा प्लस रो अपॉन पाई 4 पाई, प्लस रो अपॉन 4 पाई ए बी एंड बी माइनस। आप जरा कैलकुलेशन चेक करो, मेरी कैलकुलेशन पे भरोसा मत करना, मैं बहुत लापरवाह हूँ कैलकुलेशन करने, हाँ मैं बहुत लापरवाह हूँ कैलकुलेशन। हाँ अब देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एट मोमेंट t इक्वल टू 0 द इंटरनल इलेक्ट्रोड गेट्स अ चार्ज q, तो टाइम वेरिएशन कितना होगा चार्ज, तो मैं बता देता हूँ। आपको हमने पढ़ाया था डिस्चार्जिंग, यहाँ डिस्चार्जिंग चालू हो जाएगी,
आपने इंटरनल इलेक्ट्रॉन को कोई चार्ज दिया, तो सुनो क्या हो जाएगा, घटना ये घटित हो जाएगी, आपने इंटरनल इलेक्ट्रॉन को कोई भी चार्ज दिया, तो ये चार्ज धीरे धीरे इधर की तरफ आने लगता है, डिस्चार्जिंग चालू होगी। जब डिस्चार्जिंग चालू होगी तो क्या होगा, इक्वेशन आएगा Q बराबर Q नॉट e की पावर माइनस t अपॉन 2। ये आपको पढ़ाया था मैंने आपको ये पढ़ाया है। इन्होंने क्या किया, स्मॉल q और q नॉट लिख दिया, यहाँ पे हमने कैपिटल लिखा था, इन्होंने स्मॉल लिख दिया e की पावर माइनस t अपॉन 2, t अपॉन 2। तो क्या चीज है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है जी, टाइम कांस्टेंट होता है क्या, r इंटू सी। आपके पास r भी है, आपके पास c भी है, देखो ये रहा r और वो रहा c। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से क्या है, आर सी बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके। सी ये है और आर बेटे ये है, आर और सी को मल्टीप्लाई करो जल्दी से। है यहाँ पे बी माइनस से होगा, हाँ कहाँ पे बेटा वो बी माइनस से होगा, आई एम सॉरी, मैंने उसको ए माइनस भी लिख दिया था। हाँ बेटा इसीलिए तो मैं कहता हूँ मेरा ध्यान रखा करो, ये टोनाली मेरा ध्यान रखती है, बाकी कोई नहीं है। हाँ देखो टोनाली ने बताया कि सर आपने यहाँ पे बी माइनस ए नहीं रखा, जबकि किसी ने भी नहीं रखा, तो ऐसे मेरे को बता दिया करो भाई, है थोड़ा सा बेटा ध्यान रखो, टीचर का ध्यान रखना चाहिए। हाँ अब आप आर सी बताओ कितना है, रो ऐसा है बिल्कुल करेक्ट। अब आप देखिए ये आ गया आपके पास। अब आगे ये कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये अब बताओ आप, ये अब आप बता दो करके। हाँ इसको कौन करके बताएगा, अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग जनरेशन ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, हीट जनरेशन बताओ जल्दी से। बताइए अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन ड्यूरिंग द स्प्लिटिंग ऑफ चार्ज। ऐसे करो भाई, इतनी लेट करो, बड़ा होगा है। एक एक मतलब ये जो दूसरा वाला सवाल है कितनी देर का, ये बताओ बताओ कितनी देर का, 3 सेकंड का सवाल है, केवल 3 सेकंड और आंसर 3 सेकंड से ज्यादा नहीं। अब आप लोगे सर 3 सेकंड आओ तो मिनट ले रहे हैं। कृष्णा कपिल बताओ दूसरा वाला टुकड़ा 36 का, खुशी बताएगी क्या, खुशी बताएगी क्या, खुशी बेटा बताओ। किसी का ताई को आ रही है बताने की इच्छा, मनस्वी अभी तो थी, अभी नहीं दिख रही, कहाँ गई मनस्वी, मनस्वी थोड़ी देर पहले थी, हाँ है दिख गई मनस्वी। आपको बताने की मन में आ रही है क्या मनस्वी है, मनस्वी बताने की इच्छा हो रही है बेटा, घूमी घूमी गई मनस्वी, मनस्वी को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, बाकी लोगों को कैसे आ जाती है आवाज। समीर बेटा इस सवाल का जवाब दो, अभी मैं कहूंगा ना, जब मैं इसका जवाब बताऊंगा तो फिर सब लोग कहोगे कि सर ये क्या है। टोनाली बताओगी, अमान इसका जवाब दो क्या, क्यों लग जाएगा साहब,
बताया था। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है यार, जबरदस्ती मेरे ऊपर मत करो कि मैंने ऐसा फार्मूला पढ़ा है। बेटा राजा मैंने ना पढ़ाया ऐसा। मैंने ऐसा पढ़ाया है कि हीट जनरेशन Q स्क्वायर अपॉन 2C। अमान हीट जनरेशन Q स्क्वायर अपॉन 2C पढ़ाया मैंने। हाँ, वो तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने ये थोड़ी कहा कि ये हीट जनरेशन होती है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। अब वो मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं होती है। वरुण वरुण बेटा मैंने ये भी नहीं कहा कि नहीं होती है। अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये तो Q स्क्वायर अपॉन 2C पोटेंशियल एनर्जी होती है, करेक्ट? अब आपको मुझे समझाना पड़ेगा कि सर यही हीट होती है। समझाओ, कौन समझाएगा मुझे कि यही हीट होती है? वो तो यही पूछा है उसने, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द स्प्रेडिंग ऑफ द चार्ज, यानी बस सारा काम होने तक का पूछा। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही। तो देखो क्या है, T इक्वल टू 0 पर Q बराबर Q0 और T इक्वल टू इंफिनिटी पर Q बराबर 0। इसका मतलब T इक्वल टू 0 पर आपका जो U है वो है Q0 स्क्वायर अपॉन 2C और T इक्वल टू इंफिनिटी पर आपका U कितना है, 0। तो भैया आपकी एनर्जी पहले इतनी थी, फाइनल में 0 है, तो नेट हीट वही हो गया ना। आपके पास में 10 लाख रुपए थे, लास्ट में 0 रह गया, तो बताओ खर्चा कितना किया? एक व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए थे और अंत में 0 रह गया, तो खर्चा कितना किया? 0 किया, तो 0 हीट मतलब ये चेंज, वो सॉरी 10 लाख थे और लास्ट में 0 रह गया, तो खर्चा 10 लाख किया ना यार। हाँ, जितना था उतना खर्चा कर दिया। तो ये Q0 स्क्वायर बाई 2C ही आंसर आएगा। Q0 स्क्वायर बाई 2, C को आप रख दीजिए, C ये बैठा, ठीक है? तो यू विल गेट योर रिजल्ट। चलो, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? 36 था। 37 एंड 38 ये दोनों सवाल आप करके बताइए। है? कल हम क्या पढ़ेंगे ये बताओ? कल हम DPP नंबर 8 करेंगे। सो आप लोग DPP 8 के डाउट्स भेजो मेरे को। कल क्लास लगेगी सुबह 8 बजे। कल सुबह 8 की क्लास लगेगी और DPP 8 के डाउट्स करेंगे। DPP 8 के डाउट्स करने के बाद में मैं आपको कैपेसिटर्स की DPP भेजूंगा। कैपेसिटर्स की DPP जब खत्म हो जाएगी तो हम स्टार्ट कर देंगे क्या? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जो है वो बड़ा मतलब अच्छा चैप्टर है, और मैग्नेटिज्म जब चालू हो जाता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि 12th की फिजिक्स का आधा कोर्स हो गया मैग्नेटिज्म, क्योंकि बाद में बचता नहीं, कुछ चैप्टर्स में दम नहीं, बहुत आसान से चैप्टर्स, ठीक है? बस जो दिमाग लगने का काम था ना वो यहीं तक होता है। उसके बाद मैग्नेटिज्म में थोड़ा डायरेक्शन वगैरह में फिर भी होती है प्रॉब्लम, बाकी ऐसी कुछ नहीं। तो चलिए मिटा दें मैं। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 30 क्या नाम है, 37 एंड 38 दोनों करिए आप अपने आप को, ठीक है? बाकी कल सुबह मिलते हैं। फिर कुछ कहना चाह रहा है कोई बच्चा? कुछ कहना चाह रहा है क्या कोई बच्चा? तो आज की नमस्ते। नमस्ते।